इस मेथड में बड़ी आसानी से आप सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी पीरियोडिक मोशन हैं उनको आसानी से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की हेल्प से समझा जा सकता है। अगर आप मान लीजिए कि कहीं एक डॉट ऐसा मार्क कर दें और इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है ना रोटेट करें और थोड़ा सा रोटेशन का स्पीड बढ़ा दें, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें, तो वैसे केस में आपको इसका मोशन इस तरह से नज़र नहीं आएगा। इसका मोशन आपको एक वाई एक्सिस में टू एंड फ्रो और एक एक्स एक्सिस में टू एंड फ्रो नज़र आएगा। इसका मतलब अगर आपने यहाँ पर कोई एक पॉइंट ले लिया, जैसे कि ये पॉइंट है ना, ये t इज इक्वल टू 0 पे इसका लोकेशन मान लीजिए। t इज इक्वल टू 0 पे जो लोकेशन है वो इनिशियली एक टाइम इंडिपेंडेंट एंगल बना रहा है, इनिशियल एंगल थीटा मान लेते हैं। अगर ये स्पीड है ना, एंगुलर स्पीड ओमेगा मान लिया जाए, तो t टाइम के बाद t इज इक्वल टू टी, इसका कोऑर्डिनेट x, y और ये जो एंगल है ये ओमेगा टी के बराबर होगा। अब अगर यहाँ से हम ज्वाइन कर लें नीचे की तरफ तो ये डिस्टेंस x हो जाएगा और ये ऊपर का डिस्टेंस आपका y हो जाएगा। अब अगर हम दो बातें कहें, क्या? एलोंग पहला है ना x एक्सिस, तो x एक्सिस में क्या लिखेंगे? इसको x एक्सिस मान लीजिए और इसको y एक्सिस। तो x बाय, ऑब्वियस है कि सर्कल है तो उसका कोई रेडियस होगा, तो रेडियस हाइपोटेनस जैसा यहाँ काम कर रहा है, तो बेस बाय हाइपोटेनस इज इक्वल टू कॉस ऑफ एंगल, और एंगल यहाँ टोटल कितना हो जाएगा? तो एक तो ओमेगा टी है प्लस थीटा है, उसके हिसाब से ये x इज इक्वल टू आर है ना कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, ये आ गया। जहाँ पर आर जो है रेडियस है और यही आपका वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, और जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसी को हमने क्या कहा है? एम्पलीट्यूड कहा है। तो इसको आप इजीली ए से डिनोट कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हर बार साइन वाला टर्म आया, इस बार कोसाइन का आ गया, साइन का टर्म गया कहाँ? कहीं नहीं गया है, होल्ड कीजिए। अब आप एलोंग वाई एक्सिस लिख के देखिए, है ना, यानी यहाँ से ये एक चीज़ पता चल जाएगा कि आप दो डिफरेंट एक्सिस में दो डिफरेंट रिलेशन यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर y बाय आर लिखेंगे तो y आपका एंगल के सामने परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस ये साइन थीटा होगा, यानी साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ओके, तो वैसे केस में ये y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा लिख पाएंगे। वेल, a को फिर से r को फिर से a मान लेते हैं, तो आप साइन ओमेगा टी प्लस थीटा लिख लीजिए और y वाला एक्सप्रेशन भी आपका आ गया, x वाला भी आ गया। ओके, ऐसे एनसीईआरटी ने बेसिकली x वाला एक्सप्रेशन लेकर के ही आगे का क्वांटिटी डेराइव किया है, तो हम लोग भी आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे। ऐसे साइन लिखने में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अंतर यही है कि एक मीन पोजीशन को रेफरेंस लेकर के चला और दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन को रेफरेंस लेकर के चला, दोनों ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। जहाँ पर कौन क्वांटिटी क्या है ये भी जान लेंगे। आपके पास ए बेसिकली एम्पलीट्यूड है ना, ए एम्पलीट्यूड, उसके बाद से ओमेगा बेसिकली इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहाँ बोलते हैं, सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी बोलते थे। थीटा अगर हम बोलें तो इसको फेज कांस्टेंट बोला जा सकता है क्योंकि वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, और ओमेगा टी प्लस थीटा को आर्गुमेंट या फेज बोलते हैं। ठीक है, और टी तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन हम लोग वेलोसिटी के लिए ऑप्टेन कर लेते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट का डिफ्रेंसिएशन हमें वेलोसिटी देगा, तो अगर आप y वाला डिस्प्लेसमेंट लेकर के dy बाई डी टी लिखते तब भी वेलोसिटी मिलता, और x वाला डिस्प्लेसमेंट लेकर के
dx/dt लिखते तब भी हमको वेलोसिटी ही देता। बिकॉज एनसीईआरटी ने x वाले डिस्प्लेसमेंट को आगे कैरी किया हुआ है, इसलिए हम लोग भी x वाले डिस्प्लेसमेंट को लेकर के ही वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे और इसके हिसाब से हम d/dt ऑफ x का वैल्यू यहाँ से लिख लेते हैं। ये हो गया a cos ओमेगा t प्लस थीटा। जैसा कि आप जानते हैं a एम्पलीट्यूड है और एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल लीजिए और अब आप ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करें, आपको एक चीज़ मालूम है कि अगर आप कभी डिफरेंशिएशन करते हैं, मान लीजिए कि आपने d/dx ऑफ क्या लिखा, तो cos x लिखा, वैसे केस में ये माइनस साइन x होता है, लेकिन यहाँ का फंक्शन और ये दोनों फंक्शन मैच होना चाहिए। लेकिन उस वाले एक्सप्रेशन में ऐसा नहीं है, यहाँ t है और वहाँ ओमेगा t प्लस थीटा है। ऐसे सिचुएशन को रिजॉल्व करने के लिए हम जो टेक्निक यूज करते हैं वो आपको मालूम है, जिसको बोलते हैं चेन रूल। हाँ, चेन रूल बड़ा फेमस रूल है डिफरेंशिएशन का। उसके हिसाब से हम यहाँ इस तरह से लिख लेंगे, पहले तो इतना लिख लेंगे और अगर मान लीजिए कि इस तरह से अरेंज करके आपने लिखा तो उसको पढ़ेंगे ऐसे ही, x के जगह पर ओमेगा t प्लस थीटा है तो d/dx ऑफ cos x माइनस साइन x, इसके हिसाब से ये कितना हो जाएगा, तो a है ना माइनस, है ना माइनस क्या साइन ओमेगा t प्लस थीटा। लेकिन अभी कहानी पूरी ख़त्म नहीं हुई है, बिकॉज आपने अपने हिसाब से इसको बना तो लिया, लेकिन अरेंजमेंट देखिए गड़बड़ है। हम वापस इसमें एक और स्टेप करेंगे, यहाँ पर डी ओमेगा टी प्लस थीटा ऊपर मल्टीप्लाई भी करेंगे, तब जा करके एक्सप्रेशन ओरिजिनल फॉर्म में आएगा। अब जैसे ही आप डी ओमेगा टी प्लस थीटा को कैंसिल करेंगे, वापस एक्सप्रेशन ऐसा हो जाएगा। तो ये अरेंजमेंट चेन रूल के हिसाब से है। अब अगला वाला डिफ्रेंसिएशन d/dt ऑफ ओमेगा टी प्लस d/dt ऑफ थीटा, थीटा कांस्टेंट है तो उसके लिए तो आप 0 लिख लेंगे। यहाँ ओमेगा कांस्टेंट है डिफ्रेंसिएशन से बाहर और d/dt ऑफ t ये 1 हो जाएगा, यानी आपके पास अब एक्सप्रेशन कुछ ऐसा है। इस एक्सप्रेशन को हम आगे क्या लिख सकते हैं, तो माइनस ओमेगा वहाँ से आ गया a, ठीक है, और यहाँ साइन ओमेगा t प्लस थीटा, ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आपके पास आया इन टर्म्स ऑफ टाइम। ओके, अभी तक ये यहाँ तक डिफ्रेंशिएट करके हम एक्सप्रेशन तक पहुँच चुके हैं। ये एक्सप्रेशन भी वेलोसिटी का ही एक्सप्रेशन है, लेकिन अगर आप x का वैल्यू इस जगह से ले लेते और फिर पुट करते तो क्या होता। जैसे यहाँ से देखें तो आपके पास cos ओमेगा t प्लस थीटा ये कितना होगा, तो ये बेसिकली x/a होगा। ट्रिग्नोमेट्री का एक और रिलेशन का हेल्प लेते हैं, बड़ा फेमस इक्वेशन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और इसके हिसाब से अगर आप क्या साइन थीटा लिखना चाहें तो √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। ओके, यहाँ थीटा की जगह पर तो ओमेगा टी प्लस थीटा है, तो उसके हिसाब से अगर हम यहाँ लिखते क्या साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, तो इधर क्या लिखते √ है ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस थीटा। अब देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी x/a का होल स्क्वायर। उसके हिसाब से आगे आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आपका a² आएगा, ऊपर a² माइनस x² और ये होल का रूट रहेगा। बिकॉज डिनोमिनेटर में केवल स्क्वायर है तो हम उसको बाहर कर लेते हैं और स्क्वायर हटा देते हैं, रूट से बाहर हो गया। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। बढ़िया। अभी फ्रॉम कहाँ से, तो 1 और 2 इक्वेशन को ले लीजिए, क्या मिलेगा आपको, तो v का एक्सप्रेशन देख लीजिए, माइनस ओमेगा a वो तो लिखना ही था, और साइन ओमेगा t प्लस थीटा के जगह पर √a² माइनस x² डिवाइडेड बाय a,
इस दोनों ए को कैंसिल कर दीजिए, तब आपके पास v का एक्सप्रेशन माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों ही एक्सप्रेशन वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन है, एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है, लेकिन एक टाइम के टर्म में और दूसरा डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। अच्छा, दोनों ही वेलोसिटी में आप देखिए कि नेगेटिव साइन आए हैं, ठीक है। ये नेगेटिव साइन शो करता है, ये नेगेटिव साइन बताता है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, दैट इज अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट होगा। यहाँ तक डिस्कस करने के बाद एक और बात आपसे डिस्कस कर लेना है। अब हमारे पास कुल मिलाकर के दो पोजीशन होंगे। एक तो आपका पोजीशन जिसको आप क्या बोलोगे, पहले v का एक्सप्रेशन लिख लो यहाँ पर, माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हाँ, तो एक पोजीशन आपका मीन पोजीशन जो फेमस है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट मीन पोजीशन की बात हम लोग करते थे। तो एक पोजीशन आपका क्या है, मीन पोजीशन, और दूसरा पोजीशन क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन। अगर इन दोनों पोजीशन पे हम लोग बात करें तो एक्सट्रीम पोजीशन में क्या होगा, एक्स जो डिस्प्लेसमेंट है वो एम्पलीट्यूड के बराबर, वो भी प्लस माइनस एम्पलीट्यूड, और मीन पोजीशन पे जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। तो मीन पोजीशन पे चला जाए तो उसके हिसाब से v इज इक्वल टू माइनस ओमेगा, है ना, अंडर रूट कितना, ए स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, यानी v इज इक्वल टू माइनस ओमेगा ए। ओके, नेगेटिव साइन डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो v के मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये कितना हो जाता है, v का मैग्नीट्यूड आपके पास मॉडुलस अगर लेते तो उसके हिसाब से ओमेगा ए आ जाता। और अगर यहाँ पर प्लस माइनस ए पुट करते तो v इज इक्वल टू माइनस ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर, और x का वैल्यू एम्पलीट्यूड प्लस में होता तब भी स्क्वायर प्लस होता, माइनस में होता तब भी प्लस में होता, यानी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, यानी ओमेगा इंटू 0 दैट इज इक्वल टू 0। अभी दो वेलोसिटी आपको मिल गए, एक तो आपको मेन पोजीशन पे और दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन पे। ये आपको मिनिमम वेलोसिटी है, यानी जब ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सट्रीम पोजीशन पे रहेगा, आइदर लेफ्ट एक्सट्रीम या राइट एक्सट्रीम पोजीशन पे, वेलोसिटी मिनिमम होगा। वेलोसिटी मिनिमम होकर 0 होगा तभी तो वो आगे नहीं जाएगा, नहीं तो आगे बढ़ते रहता तो एक्सट्रीम पोजीशन उसको बोलते कैसे। सिंपल यहाँ पर यह भी लॉजिक आप अप्लाई कर सकते हैं। और जब मीन पोजीशन पे है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सिक्यूट करने के समय जो पार्टिकल होता है उसका वेलोसिटी मीन पोजीशन पे वापस आते समय फिर से मैक्सिमाइज हो जाएगी। ओके, अब यहाँ पर आपने वेलोसिटी की बात कर ली, डिस्कशन भी कर लिया, तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन किसका बनता है। ऑब्वियस है कि वेलोसिटी के बाद जो नंबर आता है वो एक्सीलरेशन का ही बारी आएगा। अब जैसा आपको मैं बता दूं कि जब आप एक्सीलरेशन यहाँ लिखते हैं तो एक्सीलरेशन में यहाँ पर आप कितना dv/dt लिखते हैं, और v का ये वाला एक्सप्रेशन, टाइम वाला एक्सप्रेशन ज़्यादा आसान है डिफ्रेंशिएट करना, इसको पुट करते तो उसके हिसाब से ये कितना हो जाता, तो ब्रैकेट माइनस ओमेगा ए और साइन नहीं क्या, सॉरी कॉस नहीं क्या, साइन हो जाता। तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक काम करें, यहाँ पर माइनस ओमेगा ए कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लें और यहाँ पर आप फिर साइन रहने दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में फिर चेन रूल यहाँ भी अप्लाई करेंगे। चेन रूल अप्लाई जब करेंगे, हाँ, जहाँ कॉस है वहाँ तो साइन हो चुका है फंक्शन, बाद बाकी वही, तब आपके पास जो रिजल्ट आ रहा है उसकी बात सोचिए। हाँ, तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन साइन, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है, वो भी पॉजिटिव, तो यहाँ पर कॉस हो जाएगा। उसके हिसाब से एक ओमेगा यहाँ का और एक ओमेगा यहाँ का, ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास
ए कॉस है ना क्या हो गया ओमेगा टी, ये एक्सीलरेशन इज इक्वल टू। और इसमें एक और चीज़ ध्यान दें कि इधर जो एक्सप्रेशन है राइट हैंड साइड में, उसमें एक पार्ट जो है यहाँ से यहाँ तक, इस एक्सप्रेशन को आप याद कर रहे होंगे, हाँ बखूबी याद कर रहे होंगे। ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है, यानी ए इज इक्वल टू कितना माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। हाँ, यहाँ एक्सीलरेशन बोल सकते हैं कि एक्सीलरेशन जो है प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ओमेगा तो कांस्टेंट होगा, माइनस एक्स नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर कभी हमें किसी मोशन को सिंपल हार्मोनिक प्रूव करना पड़े तो हम यहाँ से सबसे पहले उसके एक्सीलरेशन तक कैलकुलेट करेंगे और डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव प्रोपोर्शनल दिखाएंगे, वहाँ पर हमारा काम बन जाएगा। जब भी एक्सीलरेशन को नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल दिखाएंगे, मोशन गारंटीड क्या होगा, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। यहाँ हम लोग आ जाएंगे। हाँ, अब यहाँ भी दो बातें हो सकती हैं, एक तो मीन पोजीशन और दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन। तो चलिए फिर से मीन पोजीशन और एक्सट्रीम पोजीशन पे सिचुएशन यही होगा आपके पास, x 0 मीन पोजीशन पे और x प्लस माइनस एम्पलीट्यूड मीन पोजीशन पे। तो उसके हिसाब से अगर आप देख लें तो x का वैल्यू अगर आपने 0 पुट किया तो एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। देखिए क्या संयोग है रिजल्ट का, जहाँ पर वेलोसिटी आपका मैक्सिमम हुआ था वहाँ पर एक्सीलरेशन 0। ऑब्वियस है कि वेलोसिटी जब मैक्सिमम हो ही चुका है, तो वेलोसिटी जब मैक्सिमम हो ही चुका है तो एक्सीलरेट और कहाँ से होगा, वो तो उसके बाद है ना। तो वहाँ पर एक्सीलरेशन आपका क्या होगा, तो मिनिमम होगा, याद रखिएगा। जहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम है वहाँ पर एक्सीलरेशन मिनिमम। और अगर यहाँ पर x को प्लस माइनस ए पुट किया तो आपका एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा क्योंकि नेगेटिव तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैग्नीट्यूड में अगर बात करें तो यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर ए हो जाएगा, जो कि मैक्सिमम, यानी जहाँ पर वेलोसिटी 0 हो चुका था वहाँ पर फिर से उसको मोशन में लाने के लिए एक्सीलरेशन मैक्सिमम चाहिए, तभी जाकर के वो एक्सीलरेट हो पाएगा। तो इस तरह से आपने एक्सीलरेशन का भी एक्सप्रेशन निकाल लिया। अब एक एक्सप्रेशन बचता है, वो एक्सप्रेशन है फोर्स। कहने के लिए तो और भी एनर्जी वगैरह के भी एक्सप्रेशन होंगे, लेकिन उसको अलग सेगमेंट में देख लिया जाएगा एनर्जी और कंजर्वेशन को लेकर के। तो अब नेक्स्ट वाला है जो है वो एक्सप्रेशन फॉर फोर्स। अच्छा, फोर्स जब हम लोग बात करें तो न्यूटन्स सेकेंड लॉ से मास इनटू एक्सीलरेशन फेमस है, लिख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ एक और चीज़ देखिए, यहाँ m तो रह गया और एक्सीलरेशन का वो जो एक्सप्रेशन आपने लिखा है ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ऐसा लिख सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो माइनस m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकते हैं। अभी यहाँ माइनस इस पूरे को, मास तो कांस्टेंट होगा, साथ ही साथ ओमेगा आपने बोला है सिंपल हार्मोनिक मोशन में कांस्टेंट होगा, तो उसके हिसाब से ये k इंटू एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर अगर आप लिखते तो f प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यहाँ से आप स्टेटमेंट दे सकते हैं फोर्स लॉ ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो फोर्स होगा वो नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ से आप फोर्स के लिए ये स्टेटमेंट दे सकते हैं, फोर्स लॉ ऑफ स्टेटमेंट भी इसको कहते हैं। एक और बात, आपने जो k लिखा है उसके बारे में थोड़ा सा सोच लेते हैं। k इज इक्वल टू आपने क्या लिखा, m ओमेगा स्क्वायर। थोड़ा सा याद कीजिएगा, हमने k बाय m को शुरुआत में ओमेगा माना था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो कहाँ से आया, फिर यहीं से, जहाँ पर k को आप फोर्स कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। स्प्रिंग है तो स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोला जाता है। तो k इज बेसिकली एक कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, और ओमेगा हमेशा ही अंडर रूट k बाय m होगा, जहाँ m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को एक्सिक्यूट कर रहा है।
अब यहाँ भी डिस्कशन का पॉइंट तो बनता ही है, हमारे पास दो पोजीशन हैं, एक तो आपके पास मीन पोजीशन और दूसरा क्या, एक्सट्रीम पोजीशन। अगर आप देख रहे हैं कि मीन पोजीशन पे x 0 है तो वहाँ फोर्स भी 0 है, यानी मिनिमम। अच्छा, जहाँ एक्सेलेरेशन नहीं होगा वहाँ फोर्स भी नहीं होगा, और इसलिए यहाँ पर रिजल्टिंग फोर्स आपने 0 दिखाया है। अगर एक्सेलेरेशन है तो फोर्स भी वहाँ है, तो यहाँ फोर्स इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, तो आपने लिखा था m ओमेगा स्क्वायर एक्स या के एक्स, तो उसके हिसाब से ये मैग्नीट्यूड अगर ले लें, है ना, तो ये m ओमेगा स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड मैक्सिमम, यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे फोर्स मैक्सिमम, मेन पोजीशन पे फोर्स मिनिमम। ये सभी बातें एक्सप्रेशन को लेकर के हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।